किसी भी जगह पे मान लीजिए ये एक खाली स्पेस है जहां से लाइट को अलाउ कर रहे हैं पास करने के लिए। ये सामने स्क्रीन रखा हुआ है और अगर ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये लाइट यहां डायरेक्ट पहुंच जाना चाहिए ऐसे। ऐसा होना चाहिए और जो बाकी लाइट आया वो जाकर के रुक जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना दूर हमने अलाउ करे उतना ही बड़ा यहाँ ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, बाकी जगह डार्क रहना चाहिए। बट होता ऐसा नहीं है। ऐसा देखा गया कि यहाँ तो ब्राइट रहता ही है, लेकिन कुछ दूर और आगे तक इधर भी और कुछ दूर और आगे तक इधर भी ये स्पॉट भी ब्राइट ही रहता है। भले धीरे धीरे उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है, बट ये वाला भी पार्ट ब्राइट रहता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आने वाला लाइट इस जगह टकरा करके ऐसे बेंड कर जाए, इस जगह टकरा करके ऐसे बेंड कर जाए। तो लाइट के बेंड करने का फेनोमेना जो है उसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये वेव नेचर से ही प्रूफ होने वाला फेनोमेना है। तो किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर लाइट के बेंड करने का जो फेनोमेना है उसे कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शंस। अब ये बेंडिंग फेनोमेना हमको तब ऑब्जर्व होता है, तब दिखता है जब ये जो ऑब्स्टेकल का साइज है, मतलब ये जो साइज है वो वेवलेंथ के आसपास हो, मतलब कंपेरेबल टू वेवलेंथ हो, लाइट के वेवलेंथ के आसपास। अगर बहुत बड़ा होल होगा तो फिर ये चीजें डिफ्रैक्शन का फेनोमेना ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब ऑब्जर्व नहीं होता लेकिन होता है। मतलब डिफ्रैक्शन के फेनोमेना होते तब भी हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट तब भी होता है, लेकिन वो इफेक्ट इतना कम होता है कि हमको नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं होता। हमको अगर नॉर्मली ऑब्जर्व करना है, देखना है हमको उसके इफेक्ट को, तो फिर ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा। At an obstacle, at any obstacle, light rays slightly bend. At any obstacle, light rays slightly bend. This phenomena is called diffraction. This phenomena is called diffraction. Phenomena is called diffraction. It observe if the size of obstacle is. It observe if the size of obstacle is. If the size of obstacle is comparable to wavelength of light. Comparable to wavelength of light. नीचे ये डायग्राम बना देंगे छोटा सा। अब जो इसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो चीजें आती हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है जो कि काफी दूर है, यहाँ एक कार्डबोर्ड है, यहाँ से लाइट रेज आ रहा है। हमने यहाँ पर एक होल्स बनाए,
यहां से लेके यहां तक। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे डी ले लेते हैं, उसमें भी डी लिए थे। तो यहाँ एक ही स्लिट है, तो इसे कहते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट था एक, और यह है यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स के द्वारा ही किया गया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सिंगल स्लिट, जिसका जो है ये डिस्टेंस जो है वो विड्थ जो है वो डी है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। स्क्रीन काफी दूर है, मान लेते कैपिटल डी दूर है। तो क्या हुआ कि अगर मैं इसे दो हिस्सों में बांटूं तो ये d/2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी d/2 हो जाएगा। तो रेज यहां से यहां रहने वाला हर पॉइंट हाइजेंस के हिसाब से सभी सेकेंडरी वेव के तरह काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, और ये सब आगे की तरफ लाइट को भेजेगा। तो जब आगे की तरफ सब लाइट को भेजेगा तो यहां पर एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होंगे, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा उस जगह में मैक्सिमा होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे वहां मिनिमा होगा, डार्क स्पॉट बनेंगे। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट पे जो रेज यहां से आया और उसी तक के करस्पॉन्डिंग जो यहां से आया, अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों लेंथ बराबर है, तो दोनों के पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जब 0 हो गई तो ये वाला जो है कौन सा स्पॉट हो जाएगा, ब्राइट। तो इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके नीचे का रेज अगर आएगा तो भी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ के जो रेज आएंगे, तो n नंबर ऑफ ऐसा सिचुएशंस बनेगा। तो ये सब सेंट्रल मैक्सिमा पे जाकर के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, क्योंकि वहां पर जाकर के पाथ डिफरेंस जो है वो 0 हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन रेज, हर रेज यहीं पर जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। यहाँ से निकलने वाली अगर ये सोर्स है तो बहुत सारे रेज जो है, मतलब सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है नहीं, तो यहाँ से बहुत सारे रेज बहुत सारे डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो रेज ऐसे सामने गया है ऐसे ही यहाँ से कुछ रेज ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ही कुछ रेज नीचे जाएगा। तो बहुत सारे ब्राइट स्पॉट ऊपर ही बनेंगे, बहुत सारे ब्राइट स्पॉट नीचे भी बनेंगे, बहुत सारे डार्क स्पॉट ऊपर ही बनेंगे, बहुत सारे डार्क स्पॉट नीचे भी बनेंगे। तो सेंट्रल पॉइंट पे बन गया मैक्सिमा। अब मान लीजिए ये कोई लोकेशन है जहां पर हम समझना चाहते हैं कि वो मिनिमा है, डार्क स्पॉट है। तो ये डार्क स्पॉट है, तो यहां से जो रेज इस पॉइंट पे पहुंचा उसके करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे, यहां से जो रेज वहां पहुंचा, इस वाले पॉइंट से जो रेज पहुंचा, तो डार्क स्पॉट बनने के लिए वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो समझने के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि जो यहां से पहुंचा, ये आधे में से, जैसे ये वाला पॉइंट है वैसे ये आधे वाला जो पॉइंट है इसको भी हम वहां भेज देते हैं। ये वाला रेज वहां पहुंचा, इस जगह पहुंचा, तो ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट है उस हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नीचे में एक पॉइंट जनरेट होगा। तो ऊपर वाले रेज के बदले में जैसे ये वाला रेज होगा, उसके नीचे वाले पॉइंट के लिए उसके नीचे वाला पॉइंट होगा, ये वाले रेज के लिए यहाँ का रेज होगा, फिर ये वाले के लिए उसके नीचे का होगा, फिर इस वाले के लिए उसके नीचे का होगा। इस तरीके से हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रेज नीचे बनता हुआ नजर आएगा जो कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रेज नीचे बनता हुआ नजर आएगा जो कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस रेज और इस रेज के बीच में, इस दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है अगर वो निकाले तो वही पाथ डिफरेंस ये वाला और ये वाला के बीच में होगा, वही पाथ डिफरेंस इसके तीसरे नंबर का इसके तीसरे नंबर के बीच में होगा, वही इसके चौथे इसके चौथे, मतलब हर रेज एक दूसरे के साथ सेम पाथ डिफरेंस पे रहेगा। अगर हम उसे एक ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो इस प्रकार से यहां से निकलने वाली रेज, यहां से निकलने वाली रेज और ये सेंट्रल पॉइंट से निकलने वाली रेज, ये डिस्टेंस d/2 हो गया, ये भी डिस्टेंस d/2 हो गया। यहां से इसे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। पहले भी मैं बताती हूँ कि ये एंगल को थीटा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं ये एंगल को थीटा लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये रेज और ये रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, ये वाला पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 साइन थीटा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा d/2 साइन थीटा, मतलब d साइन थीटा/2। ये हो गया पाथ डिफरेंस। क्या ये बात आपको समझ में आए?
पहले जो इंटरफेरेंस जो YDSE था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने इस रेज और इस रेज के बीच का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। तो ये पूरा लेंथ d ले रहे थे, तो ये वाला लेंथ d sin थीटा होता था। अभी हम यहीं पर ये वाला रेज और ये वाला रेज के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, तो ये d/2 का sin थीटा कंपोनेंट। और अगर ये पॉइंट मिनिमा हो तो मिनिमा के लिए कंडीशंस क्या है? फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है? ये λ/2 के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता है? λ/2 पे। तो फॉर मिनिमा यही वाला जो वैल्यू होगा वो λ/2 पे होगा। तो λ/2 पे होगा तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो जो कंडीशंस आ गया वो d sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा। तो यहां से देखोगे तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? λ/d। और sin थीटा अगर बहुत छोटा हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? λ/d। तो ये कंडीशन में फर्स्ट मिनिमा बना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं यहाँ पर इंटेंसिटी के हिसाब से डायग्राम, तो ये सेंट्रल पॉइंट पे है सेंट्रल मैक्सिमा। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मान लेते हैं I0। ये है फर्स्ट मिनिमा, इधर भी ये फर्स्ट मिनिमा है। तो ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन एंगल के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एंगल λ/d है। ये पोजीशन λ/d, ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन λ/d का है ऊपर में, नीचे वाला माइनस λ/d। इसी तरीके से अब अगला वाला, इसे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी का, फिर थोड़ा कम इंटेंसिटी का, ऐसे कम होते चले जाता है, इस तरीके से आगे जाता है। तो ये वाला होगा 2 λ/d सेकेंड मिनिमा, ये 3 λ/d, फिर 4 λ/d, ये सब मिनिमम का स्पॉट है। ऐसा आगे चलता जाएगा, इधर भी ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये -2 λ/d, -3 λ/d, सो ऑन आगे चला जाएगा -4 λ/d। ये सब पोजीशन कौन सा है? डार्क स्पॉट, मतलब मिनिमा का कंडीशंस। अब जैसे जैसे सेंट्रल पॉइंट से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे हमने इस ग्राफ में बनाने की कोशिश की, इस जगह की इंटेंसिटी ज्यादा है, इस जगह का थोड़ा कम है, अगला वाला और कम, अगला वाला और कम है, ऐसे ही कम है नीचे। ये वाला और ये वाला की इंटेंसिटी सेम होगी, वो मेरे ग्राफ बनाने का प्रॉब्लम है, ठीक है। जितना यहाँ होगा वही इंटेंसिटी यहाँ होगा, फिर जितना यहाँ होगा वही इंटेंसिटी यहाँ होगा, क्योंकि दोनों साइड कंडीशन क्या रहने वाले? सेम रहने वाले। तो ये कंडीशंस है मिनिमा का। अब पहला मिनिमा, ये जो हमने आपको सिखाए, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के हिसाब से हमने λ/d निकाले। इसी के बेसिस पे हमने बोल दिया कि सेकेंड मिनिमा जो है 2 λ/d, थर्ड मिनिमा जो होगा वो 3 λ/d, फोर्थ मिनिमा जो होगा 4 λ/d। उसको समझने के तरीके दूसरे हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे ये निकाल लो, पहला वाला आपने निकाल लिया, λ/2 कर दिए। अब उसी को फिर उसी के हिसाब से बाकी सब आप बताते रहिए कि इस जगह पे होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वाला कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशन जो है मैक्सिमा का था, इंटरफेरेंस में था ना, d sin थीटा इक्वल टू L लैम्डा, ये मैक्सिमा का कंडीशन था। तो जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का कंडीशन है वैसा ही डिफ्रैक्शन में मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ चीजें उल्टा है। बस समझने का तरीके ऐसे हैं यहाँ पर कि वहां पर पूरा स्लिट को देखते थे, 2 स्लिट होते थे, यहाँ पर सिंगल स्लिट के अंदर ही बहुत सारे हमने सेकेंडरी सोर्स कंसीडर कर लिए, और उसी में जो ऊपर का पॉइंट है उसको 2 हिस्सों में बांट के समझे। तो फर्स्ट मिनिमा का लोकेशन आया। अगर सेकेंड मिनिमा का लोकेशन आपको जानना है तो क्या करना है, इसी को मैं अलग से यहाँ समझाता हूं, बस समझने के लिए ध्यान रखना, बाद में उसकी जरूरत नहीं, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा के छोड़ करके अगले मैक्सिमा की बात करूं, सेंट्रल को छोड़ के पहले मैक्सिमा की बात करूं, तो पहली बार में हमने इसे 2 हिस्सों में कंसीडर किया, अगली बार में मैं इसे कहता हूं कि आप 3 हिस्से में कंसीडर कर लो। 3 हिस्से जब कंसीडर करेंगे तो यहां का रेज और यहां का रेज एक दूसरे के साथ अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो ये वाला रेज वहां बच जाएगा उस स्पॉट पे जाकर के। अगर ये वाला रेज और ये वाला रेज 3 हिस्से में मैंने बांटा स्लिट को, फर्स्ट सेक्शन का पहला रेज, सेकेंड सेक्शन का पहला रेज, अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो किसी भी जिस स्पॉट पे ये गया उस जगह पे ये दोनों पहुंच करके मिनिमा हो गया, और ये इंटेंसिटी जो लाइट की गई तीसरे वाले सेक्शन की वो बच गई, तो ये रिमेन्स रह गया।
इसका मतलब ये ब्राइट स्पॉट है। इसका मतलब कौन सा स्पॉट है? ब्राइट स्पॉट है। मतलब पहला दो सेक्शन के रेज एक दूसरे के साथ कैसा इंटरफेरेंस किया? डिस्ट्रक्टिव। तो एक दूसरे की इंटेंसिटी को खत्म कर दिया। तीसरे जो पार्ट है उस पार्ट के रेज, उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो होगी ना, उस पार्ट के रेज जो वहां पहुंचेगा तो वहां पर दो वाला सेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर चुका है, बट एक सेक्शन का लाइट वहां पर पहुंच गया है, इसीलिए वो कौन सा स्पॉट है? ब्राइट स्पॉट है। अब चूंकि एक ही सेक्शन का लाइट पहुंचा इसलिए इंटेंसिटी वहां कम होगा। पहले पूरा का पूरा सेक्शन का लाइट पहुंच रहा था सेंट्रल मैक्सिमा पे, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी ज्यादा थी। अब तीन हिस्सों में से दो का लाइट एक दूसरे को खत्म कर दिया, तीसरा वाला बचा, इसीलिए वहां की इंटेंसिटी, फर्स्ट मिनिमा की इंटेंसिटी कम हो गई। अब अगला मिनिमा को अगर समझना, ये फर्स्ट मैक्सिमा समझ लिए, फर्स्ट मिनिमा ये था, फर्स्ट मैक्सिमा समझ लिए। अब सेकेंड मिनिमा पे जाना है, तो इसी को आप चार हिस्सों में अब समझिए, मन के अंदर ही सब करना है। ऐसे चार हिस्सों में बांट देंगे, तो चार हिस्सों में बांटेंगे। ये हुआ फर्स्ट मैक्सिमा समझने के लिए, ये हुआ फर्स्ट मिनिमा समझने के लिए। अब ये सेकंड मिनिमा समझने की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने कितने हिस्सों में बांटा? चार हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से का रेज दूसरे हिस्से का रेज एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा, तो मिनिमा हो गया। सिमिलरली जो पाथ डिफरेंस यहां पर पहले और दूसरे के बीच में है, वही पाथ डिफरेंस तीसरे का पहला रेज और चौथे के पहला रेज के बीच में होने वाला। सेम फर्स्ट के पहला रेज सेकंड का पहला रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, सेम पाथ डिफरेंस थर्ड का फर्स्ट रेज फोर्थ सेक्शन के फर्स्ट रेज के बीच में होने वाला। और अगर इस दोनों के बीच में मिनिमा का कंडीशंस बनता हो, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता हो, तो इस दोनों के बीच में भी फिर क्या बनेगा? मिनिमा, क्योंकि सेम पाथ डिफरेंस यहां भी क्रिएट होगा। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को खत्म कर दिया, ये दोनों मिलके एक दूसरे को खत्म कर दिया, और कंप्लीट फिर डार्क स्पॉट बन गया सेकेंड मिनिमा। तो यहां पर देखो अब चार हिस्से में बांटे, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? a/4। तो ये वाला पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू a/4 साइन थीटा। और ये मिनिमा होना चाहिए तो इक्वल टू क्या होना चाहिए इसे? λ/2। तो यहीं से a मतलब d ले रहा हूं, तो यहीं से देखो ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4/2 मतलब 2 बच गया, तो d साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2λ। तो ये मिनिमा का कंडीशंस आ गया सेकेंड मिनिमा का। ठीक है, फिर अब सेकेंड मैक्सिमा को समझना है आपको। तो आप क्या करेंगे? पहले वाले मिनिमा को समझना था तो दो हिस्सों में बांटे, पहले वाले मैक्सिमा को समझना था तीन हिस्से में बांटे, अब चार हिस्से में बांटे, अगला वाला 5 हिस्से में बांट देंगे। तो इसको हमने 5 टुकड़ों में बांट दिए, 5 टुकड़ों में बांट दिए। पहले टुकड़े का रेज फर्स्ट रेज, सेकंड का फर्स्ट रेज, अगर ये एक दूसरे को मिनिमम कर दिया, दूसरी तरीके से थर्ड का फर्स्ट रेज फोर्थ का फर्स्ट रेज ये एक दूसरे को मिनिमम कर दिया, तो ये वाला रेज बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो जो अगला वाला ब्राइट स्पॉट होगा वहां पर इंटेंसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, क्योंकि पहले देखो, पहले सेंट्रल पे पूरा का पूरा इंटेंसिटी था। फर्स्ट मिनिमम में तीन हिस्सों में से एक हिस्सों का लाइट पहुंचा, दो हिस्सों का लाइट खत्म हो गया। और सेकेंड मैक्सिमा में क्या हो रहा है? 5 हिस्से बन रहे हैं, 5 हिस्सों में से 4 हिस्से खत्म हो जा रहे हैं, एक हिस्से का लाइट पहुंच रहा है। तो अब इसकी इंटेंसिटी पहले वाले से और कम हो गई। ये फिर हुआ मैक्सिमा का कंडीशन। फिर अब आपको थर्ड मिनिमा को समझना है अगर, तो आप ही बताओ कितने हिस्सों में से बांट के समझेंगे? 6 हिस्सों में बांटेंगे। 2 हिस्सों में बांटे, 3 में बांटे, 4 में बांटे, अब 5 में बांटे, अब 6 में बांट देंगे। तो ऐसे 6 हिस्सों में बांट देता हूं मैं, 3, 4, 5 और 6 हिस्से बांट दिया, 6 हिस्सों में बांट दिया। इसमें क्या हुआ? पहला और दूसरा अगर मिनिमा हो जाए तो ये तीसरा और चौथा भी मिनिमा हो जाएगा, फिर ये पांचवा और छठा भी मिनिमा हो जाएगा। तो पूरा रेंज खत्म हो गया, मिनिमा कंडीशंस हो गया। अब इस वक्त जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, आप देखो 6 हिस्सों में बांटे, तो ये वाला लेंथ d/6, तो ये वाला जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या कंडीशंस हो जाएगा? d/6 साइन थीटा इक्वल टू मिनिमा होना चाहिए तो किसके बराबर? λ/2। तो यहां से कंडीशन क्या आ रहा है? d साइन थीटा की वैल्यू 3λ। तो मतलब जनरल कंडीशन जो मिनिमा के लिए ध्यान रखना है क्या लिखना? पहले वाले देखिए d साइन थीटा इक्वल टू λ, दूसरा मिनिमा कहाँ आ रहा है? 2λ पे, तीसरा कहाँ आ रहा है? 3λ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू
लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी। तो यहां जो भी कंडीशंस ध्यान रखना है वो मैक्सिमा के हिसाब से ध्यान नहीं रखना है, किसके हिसाब से ध्यान रखना है? मिनिमा के हिसाब से। मतलब डी साइन अगर जनरल फॉर्म में हमने लिखे तो हम ये लिख सकते हैं फॉर मिनिमा डी साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा। तो जो पहला मिनिमा बनेगा वो लैम्डा बाई डी पे, यहां पर बस एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एन की वैल्यू आपने 0 रख दिए तो फिर वो सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा, फिर वो मिनिमा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो पहला मिनिमा बना लैम्डा बाई डी पे, दूसरा बनेगा 2 लैम्डा बाई डी, फिर 3 लैम्डा बाई डी, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें जो भी चीजें आपको ध्यान रखना है वो किसके हिसाब से ध्यान रखना है? मिनिमा के हिसाब से कि मैक्सिमा के हिसाब से? इसमें जो भी चीजें ध्यान रखना वो मिनिमा के हिसाब से ध्यान रखना। इंटरफेरेंस में यही कंडीशन डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा ही कंडीशन किसके लिए था? मैक्सिमा के लिए था। मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं जो कंडीशन मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस में है, वाईडीएसई में है, वही कंडीशन मिनिमा के लिए किसमें है? डिफ्रैक्शंस में। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस में एक डिफरेंस ये भी है कि इंटरफेरेंस में जितने भी ब्राइट स्पॉट बनते थे सभी की इंटेंसिटी सेम होती थी, पर डिफ्रैक्शन में जितने भी ब्राइट स्पॉट बनते हैं सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। सेंट्रल की सबसे ज्यादा होती है, फिर जहां जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब वहां पर एक चीज और था कि जो इंटरफेरेंस थे वाईडीएसई, वो सभी फ्रिंज का जो विड्थ था, फ्रिंज विड्थ वो सेम होते थे, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, चाहे वो तीसरा फ्रिंज विड्थ हो या पांचवा फ्रिंज विड्थ हो, सबका जो थिकनेस है, जो विड्थ है, वो सेम होता था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ थिकनेस अलग हो जाएंगे। दो ब्राइट स्पॉट के बीच को ये हम फ्रिंज विड्थ बोलेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये 4 लैम्डा डी बाई डी, अब 3 लैम्डा बाई डी, डी बाई डी का डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई डी, इसका डिफरेंस कितना हुआ? इसका डिफरेंस, लेकिन इसका डिफरेंस 2 लैम्डा बाई डी। तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो डबल है बाकी सभी मैक्सिमा से। सेंट्रल मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ है वो डबल है बाकी सभी मैक्सिमा से, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता था। इंटरफेरेंस में चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा हो कि पहला ब्राइट स्पॉट हो कि तीसरा ब्राइट स्पॉट हो, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होती थी, लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो है वो डबल है, 2 गुना है बाकी सभी ब्राइट स्पॉट से, बराबर। और ब्राइट स्पॉट आगे जाकर के इंटेंसिटी कम होता जाएगा। अगर ये सेंट्रल वाले का विड्थ देखेंगे तो इसकी जो विड्थ देखेंगे, एंगुलर विड्थ बोल सकते हैं इसे, विड्थ बोलेंगे वो कितना बोलेंगे? 2 लैम्डा बाय डी, और बाकी जो विड्थ है वो लैम्डा बाय डी विड्थ। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसे एंगल के टर्म में समझेंगे तो आप ये समझो कि यहां से लेकर के यहां तक का जो अगर ये विड्थ आया है सेंट्रल वाले का, यहां से ये डिस्टेंस कितना दूर पे? डी। तो अगर इसे हम एंगल के टर्म में देखेंगे कि कितना एंगल, ये वाला टर्म को अगर देखेंगे तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल के जगह ये वाला टर्म आ गया, आर के जगह क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। तो जो थीटा हो जाएंगे, इसको थीटा के टर्म में अगर बात करेंगे तो विड्थ एल बाय आर डिवाइड बाय आर, तो डिवाइड बाय कैपिटल डी कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा स्मॉल डी कैपिटल डी, बराबर। ये वाला कंडीशन हो जाएंगे सेंट्रल का एंगुलर विड्थ। इतनी बात जम गया, तो लिख डालिए आप। ये जो मैंने यहां पर करा ये पूरा का पूरा सिर्फ आपके समझने के लिए था, इसका विशेष रोल नहीं है, आप कॉपी में नहीं लिखना। नहीं, वो भी फर्स्ट मिनिमा ही है। मतलब जैसे पाथ डिफरेंस, हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया? d/4 मान लीजिए साइन थीटा। ठीक है, ये अगर सेंटर पॉइंट तो है नहीं, दूसरा कोई पॉइंट है, तो दूसरा कोई पॉइंट है तो ये सेकंड मिनिमा तो हम देख रहे हैं ओवरऑल स्क्रीन पे, हमको जो समझ में आ रहा है वो सेकंड पोजीशन, इसलिए सेकंड मिनिमा कह रहे हैं। बट अगर इसका कंडीशन लगाएंगे तो सभी में हम पहला ही कंडीशन मिनिमा का लगाएंगे कि वो उसके बीच का जो पहला मिनिमा होगा, मतलब 2 रेज जा रहा है, ये दोनों कंस्ट्रक्ट किया, तो ये मिनिमा का कंडीशन क्या है? लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा बाय 2 अगर हो गया तो मिनिमा हो गया, लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा हो गया, तो फिर अगला वाला जो 3 लैम्डा बाय 2 क्यों चेक करना है हमको?
मतलब ये जो नंबर्स जितने भी आ रहे हैं ना, ये आप वाइडली ऐसे रिलेट नहीं कर सकते, ये सेपरेट चीज है। जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो भले सेकंड में मिलना है, थर्ड में मिलना है, फोर्थ में मिलना है, लेकिन कंडीशन सब जगह फर्स्ट में मिलने का ही लगाना है। दो रेज जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो पहला ही कंडीशन जो है वो cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, उसके लिए एंगल 90 डिग्री, पहला ही कंडीशन सब जगह cos थीटा 0, cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 90 डिग्री पे भी होंगी और फिर दूसरे 90 डिग्री के वो मल्टीपल पे भी होगी, तो बाकी मल्टीपल को चेक नहीं करना है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सब जगह लगाने हैं। 90 नहीं 180 ना, 180, हाँ मिनिमा के लिए 180। एक चीज ये इसको थोड़ा सा ठीक करना है, ये वाला गड़बड़, ये जो विड्थ है ये यही एंगुलर हुआ, थीटा ही निकालना, थीटा का ही फॉर्मूला है ये। तो ये जो लीनियर विड्थ होगा, जिसे मान लीजिए x कह देता हूं, ये हो जाएगा थीटा इंटू आर, थीटा मतलब 2 लैम्डा, डी कैपिटल ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अच्छा डिवाइड हो गया था। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है वो बोला जाता है, पूछा जाता है कई बार थियोरेटिकल पॉइंट। तो इंटरफेरेंस ध्यान रखने, इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंज विड्थ का थिकनेस सेम होता है, विड्थ सेम होता है। डिफ्रैक्शन में सभी फ्रिंज विड्थ का थिकनेस जो है वो सेम नहीं रहता, विड्थ सेम नहीं रहता, सेंट्रल वाले का डबल होता है, बाकी सबका सेम रहता है। इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी सेम होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वालों की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और बाकी सबकी इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रख लेंगे या लिख के रख लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे सर्कुलर डिफ्रैक्शन। सर्कुलर डिफ्रैक्शन कभी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ही आएगा। तो जो जैसे कि मान लीजिए स्क्रीन है, अगर मान लीजिए जो हमने यहाँ पर स्लिट क्रिएट करे थे वो लीनियर क्रिएट करे थे तो ये सब हुआ, लेकिन अगर स्लिट सर्कुलर क्रिएट कर लेंगे हम लोग सीट में, तो मान लीजिए इसका डायमीटर स्मॉल डी है, तो इससे जो यहाँ पर बनेगा उसे अगर मैं प्लेन में बनाऊं तो ऐसा बनेगा। ये ब्राइट स्पॉट सेंट्रल पोजीशन पे, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे पट्टी बनता जाएगा, फिर डार्क, ऐसा बनता जाएगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो ब्राइट और डार्क का सिचुएशन है, तो अगर ये इस ब्राइट का रेडियस को अगर निकालने की बात करेंगे तो यहां से जो ये एंगल बनता है थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा बाई डी। ये एंगल है, तो अगर रेडियस निकालना तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। एल मतलब यहां से ये वाला लेंथ हो गया, और ये जो थीटा है वो ये वाला थीटा, एक वाला, यहां से ये कैपिटल डी हो गया। थीटा इक्वल टू हम लोग लगा देंगे एल बाय आर, एल मतलब आर बाय डी, तो बताओ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो फॉर्मूला के रूप में ये चीजें हो सकता है पूछा, कभी पूछे नहीं है, पर कभी फॉर्मूला के रूप में पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे जो मैक्सिमा बनता है ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट, अगर उसे देखा जाए तो वो हाइपरबोलिक शेप का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
मतलब ऐसे मैक्सिमा अगर बना तो पहला वाला था ऐसा ब्राइट, फिर थोड़ा सा इस प्रकार से। तो ये बात भी लिख लेंगे। जो इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न हाइपरबोलिक शेप का होता है, हाइपरबोलिक शेप का होता है इंटरफेरेंस पैटर्न। ऐसे दिखने के लिए पट्टी दिखती है, लेकिन जब उसको प्लेन में ऐसा देखेंगे हम लोग तो उसका जो शेप होगा ऐसा ऊपर की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ भी ऐसे बनता चला जाएगा। मतलब ये मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट है द लीनियर, इसके ऊपर ऐसा, ऐसा पूरा स्क्रीन प्लेनर स्क्रीन पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो हाइपरबोलिक बोलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, छोटा सा टर्म है उसे खत्म ही कर देते। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में आपको पता है कि जो लाइट की वेव को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। तो किसी भी जगह पे लाइट के जो वाइब्रेशंस होंगे वो दो प्रकार के होंगे। मतलब इस जगह में अगर देखेंगे, प्लेन में अगर देखें तो लाइट में कुछ पार्टिकल इधर वाइब्रेट कर रहा है, कुछ इधर कर रहा है, कुछ इधर कर रहा है, कुछ इधर कर रहा है, और एनर्जी सामने की तरफ प्रोपेगेट हो रही है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें वाइब्रेशंस का जो प्लेन है प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होने वाला है। तो जो वाइब्रेशंस का प्लेन है तो इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस में चीजें वाइब्रेट होती रहती है। जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस है ये, और लाइट के उसमें वाइब्रेशंस में ज्यादातर योगदान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बहुत कम रहती है, ये मैं आपको पहले शायद ईएम वेव में बता चुका हूं। तो ऐसे मल्टीपल डायरेक्शंस में वाइब्रेट करता रहता है, तो ऐसे लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब इसमें दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को अगर मैं रिजॉल्व करूं ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो ये दो वाइब्रेशंस तो अपन को कंपोनेंट दिख ही गया, लेकिन बाकी सभी को रिजॉल्व करेंगे तो इसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल बनेंगे, वर्टिकल बनेंगे। इस साइड का भी वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इधर का भी जो है उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसा कंपोनेंट जनरेट होंगे। तो इस पॉइंट पे आपको ये दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस मिले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वाइब्रेशंस और वर्टिकल कंपोनेंट का वाइब्रेशंस, दोनों कंपोनेंट का वाइब्रेशंस मिले। हमने उसको रिजॉल्व करके दिखाए, तो ये भी अनपोलराइज्ड लाइट ही है। अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका या तो ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, या फिर अगर इसको सामने से ऐसे टॉप से देखें तो टॉप से देखेंगे तो ये डायरेक्शन का वाइब्रेशन का मतलब एक पॉइंट होगा, मतलब ऐसा हो सकता है, यहां पर एक पॉइंट दे दे, ऐसा वाइब्रेशन हो सकता है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट ही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकल कंपोनेंट रखे, ये सामने से देखें तो इस साइड से ये एक पॉइंट की तरह दिखेगा, इसका मतलब ये वाला, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट ही है। जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पास करते हैं जिसे एनालाइजर कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर बना दिए, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट को यहां से पास करते हैं, तो जो पोलराइजर है, पहले वाले को पोलराइजर कहते हैं, एनालाइजर भी कह सकते हैं आप।
जो पोलराइजर होता है वो अपने थ्रू, ये उसका एक्सिस हुआ, अपने थ्रू इस दो कंपोनेंट में से एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक को अपने थ्रू पास होने देता है। मतलब इस साइड जब पहुंचे तो सपोज ये बच गया, डॉटेड वाला जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, वो आगे की तरफ नहीं जा सका। तो ये वाला जो लाइट हो गया इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। तो चूंकि आधी एक कंपोनेंट जो है खत्म हो चुकी है, एक कंपोनेंट ही बचा है, तो यहां की इंटेंसिटी को अगर मैं आई नॉट लिखूंगा तो ये वाला इंटेंसिटी सीधा सीधा हाफ हो जाता है, आई नॉट बाई 2। मतलब किसी पोलराइजर से लाइट को पास करा दिए तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब इसे एक और पोलराइजर से पास करा देंगे, जो पोलराइजर पहले वाले के साथ किसी एंगल पे है, जिसका एक्सेस किसी एंगल पे है, पहले वाले के साथ एंगल थीटा पे हो, तो ये उसी पोलराइज्ड लाइट को आगे की तरफ लेके जाने देता है, लेकिन इंटेंसिटी को डिस्टर्ब कर देता है। यहां जो इंटेंसिटी होगी मेलस लॉ के हिसाब से, इसको अगर मैं I1 कह दूं तो ये हो जाएगा I इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये है मेलस लॉ। इस लॉ के हिसाब से I इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। I1 मतलब अगर इसे हम I नॉट के टर्म में देखें, पहले ओरिजिनल के साथ अनपोलराइज्ड लाइट के हिसाब से देखें, तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट बाई 2 I1 की जगह इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंटेंसिटी का रिलेशन है। और अगर एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखें तो जो A होगा वो हो जाता है A1 कॉस थीटा। ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन है और ये इंटेंसिटी का रिलेशन है। मतलब जो लाइट मिली उसका, पोलराइज्ड लाइट जो पास हुआ उसके इंटेंसिटी का और ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन है। तो यही के ऊपर, इसी के ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर सवाल आते हैं, बहुत बार देखने को मिलेंगे आपको अगर डीपीपी वगैरह सॉल्व करेंगे तो। पहले भी देखने को मिले होंगे, इंटेंसिटी का रिलेशन मेलस ने दिया था, बस दो पोलराइजर। ये दूसरा वाला जो है इसे क्या कहा जाएगा, एनालाइजर कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लिखो अगला पोलराइजेशन। लाइट रेज, ऐसा पॉइंट बना के लिखेंगे, लाइट रेज is an electromagnetic wave. It contains, light rays is an electromagnetic wave. It contains both electric as well as magnetic field. It contains both electric as well as magnetic field. Electric as well as magnetic field. And it have two types of vibrations, two types of perpendicular vibrations. Two type of perpendicular vibrations known as unpolarized light, known as unpolarized light. दूसरा पॉइंट, when UPL, unpolarized light, when UPL passing through crystal, ब्रैकेट में लिख देंगे पोलराइजर, then one component of electric field allowed to pass and one component absorb. This phenomena is called polarization. बाकी जो बोर्ड पे है वो लिख लीजिए। बोर्ड पे जो है बाद में लिखना, दो छोटी छोटी बातें मैं लिखा ही देता हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लिखते रहना। एक है स्कैटरिंग, जो आपको पता होगा। स्कैटरिंग में ऐसा कोई भी पार्टिकल्स है जहां से ये, मान लीजिए इस पे ये पार्टिकल है, छोटी सी, बहुत छोटी सी पार्टिकल है, यहां पर आया अनपोलराइज्ड लाइट,
तो अनपोलराइज्ड लाइट का अगर मान लीजिए ऐसा होगा कि यहां आने के बाद कुछ लाइट आने वाले रेज से सीधा सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चला गया, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चला जाता है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। तो यही बात आपको ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जाता है वो पोलराइज्ड लाइट है, और फिर जो किसी एंगल पे चला जाता है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। जो एंगल पे चला जाता है वो पार्शियली पोलराइज्ड। आपको यही बात ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग के फेनोमेना में जो पार्टिकल्स का साइज जो बहुत छोटा होना चाहिए, उस सिचुएशंस में उससे रेज जो अनपोलराइज्ड लाइट टकराती है तो वो टकराने के बाद कुछ सेक्शंस उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है, कुछ सेक्शन अलग अलग एंगल पे चला जाता है। तो जो भी एंगल पे जाए, अगर अलग अलग एंगल पे गया है तो वो लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होंगे, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया वो लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बात है। दूसरा है ब्रेविस्टर एंगल, कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट आया, मान लीजिए ये वाला एंगल पे, इसे मैं थीटा कह देता हूं, तो यहां दूसरे मीडियम के सरफेस पे जब आया तो यहां लाइट के कुछ सेक्शन रिफ्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ सेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल भी सेम होंगे। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कह देता हूं। जब रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस वक्त जो आने वाला रेज है इसे कहते हैं ब्रेविस्टर एंगल। उस वक्त जो ये एंगल है उसे कहते हैं ब्रेविस्टर एंगल। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में मान लीजिए इधर एयर है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कंसेप्ट लगाएंगे तो 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और अगर आप देखोगे तो थीटा प्लस आर प्लस 90 की वैल्यू 180, थीटा प्लस आर प्लस 90 की वैल्यू 180 हो जाएगा। तो फिर यहां से आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से इधर डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गया, म्यू। यही है ब्रेविस्टर एंगल का रिलेशन, जो कि फॉर्मूला ही आपको कई बार पूछ लिया जाएगा। ब्रेविस्टर एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख डालिए अब आप सब चीजें।